हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का एम प्लानर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां पर सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने यहां पे टोटल 10 क्वेश्चंस लिया है, तो इसमें आपने कितना स्कोर किया करेक्ट वो आपको बताना है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रोजाना टेस्ट या फिर इंपॉर्टेंट क्लासेस चलता रहता है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कहता है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, ठीक है। तो देखिए, अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन, जब बच्चा किसी भी लैंग्वेज को ऑटोमेटिक गेन कर लेता है, बस एक इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उस इन्वायरमेंट में रह के जो बच्चा भाषा सीखता है वही होता है भाषा अर्जन। तो ये मातृभाषा जो होता है वो क्या होता है, भाषा अर्जन होता है। तो देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो जन्म पूर्व अवधि है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो अवस्था है कब से कब तक होता है। तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है यह होता है 2 से लेके 6 साल तक, ठीक है। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था जो है यह हो जाता है आपका 6 से लेके 12 साल तक, और किशोरावस्था जो है यह होता है आपका 12 से लेके 18 साल तक। कभी कभी ये 11 भी किया जाता है या फिर इसको 11 भी कहीं कहीं आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस कोई बड़ा मैटर नहीं है, आपको जो मिल जाए ऑप्शन में उसी अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ठीक है। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है, ठीक है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा उसके मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी का एक अवस्था है, एक स्टेज है, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है। अगर आप लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ठीक है। मतलब कक्षा पर जो भी डिस्कशन हो रहा है उसमें जो मतलब शिक्षक जो ध्यान देता है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो यह किसका उदाहरण है। तो पहला है जेंडर पक्षपात, दूसरा है जेंडर पहचान, तीसरा है जेंडर संबद्धता, और चौथा है जेंडर समरूपता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग राइट आंसर अपना मैच कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। आई होप कि आप सभी का ये सही हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रोजाना टेस्ट और जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होता है वो आपका होते रहता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्या कहता है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका, ठीक है। जो जेंडर रूढ़िवादिता होता है या फिर जेंडर का जो भी रोल होता है, अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है प्रभावशाली होगी, ठीक है। तो जेंडर जेंडर रूढ़िवादिता जो भी है ये समाज में व्याप्त, आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसको जो है कम करने के लिए क्या चीज यहाँ पे प्रभावशाली होगा वो आपको बताना है। तो फर्स्ट है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा आप करेंगे, दूसरा है कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, तीसरा है जेंडर पृथक खेल समूह बनाएंगे, और चौथा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जेंडर पक्षपात जो हो रही है उस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। दूसरा देखते हैं जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। तो यहाँ पे देखिए, जब विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देने की बात हो रही है, विशिष्टता की बात हो रही है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। किसी एक को सर्वोपरि आप नहीं बना सकते हैं। दूसरा है जेंडर पृथक खेल समूह, पृथक अलग करके यानी क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है जेंडर पृथक, यहाँ भी पृथक का बात हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों सभी का एक ही आया होगा। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को इंपॉर्टेंस देने की बात हो रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब भी सामाजिक सांस्कृतिक की बात करिए आपको, यहाँ पे आपको क्या आंसर करना है आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। तो देखिए यहाँ पे पहले में दिया है जेबी वॉटसन, दूसरा दिया है ले वाइगोस्की, तीसरा दिया है जीन पियाजे और चौथा है लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन में मिल जाए सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा उसका राइट आंसर हमारा ले वाइगोस्की, आँख कान मूंद के लगा दीजिएगा। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार सभी वीडियो को लाइक एकदम से कर ही दीजिए, जो भी देख रहे हैं पक्का एकदम से लाइक कर ही दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, आप सभी से एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जिगसॉ पहेली को करते समय जो है 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नीला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो देखिए, जिगसॉ पहेली क्या होता है ये आप सभी को पता होगा, ये क्लास 3 to 5 के ईवीएस में ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, तो हमने इस पर वीडियो भी बना दिया, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, क्लास 3 to 5 का ईवीएस। ठीक है, तो देखिए जिगसॉ पहेली क्या होता है आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि कोई भी जो इमेज होता है, जो भी फिगर होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको आम बना के दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये आम है, तो आम है तो मान लीजिए कि इसका ये पार्ट यहाँ से कट हो गया, ये पार्ट यहाँ से कट हो गया, ये पार्ट यहाँ से कट हो गया, ठीक है, बीच का कोई पार्ट अलग कर दिए, तो क्या होगा कि बच्चा इसको क्या करेगा, अलग अलग पार्ट को ऐड करेगा। मान लीजिए किसी पक्षी का ही मान लीजिए कि ये है इमे फिगर है, और पक्षी का हर एक पार्ट को अलग कर दिया गया, यहाँ का पार्ट, यहाँ का पार्ट, बाद में क्या करेगा उसको एडजस्ट करके बच्चा बनाता है। तो ये होता है जिगसॉ पहेली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कोई पार्ट है इसको कहाँ बच्चा सेट करेगा उसके बारे में वो अब आपस में बड़बड़ा रहा है। ठीक है, तो वाइगोस्की इस चीज़ को क्या कहता है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत वार्ता यानी कि प्राइवेट स्पीच इस चीज़ को कहता है। ठीक है, मतलब बच्चा आपस में खुद को जो कार्य को दिशा देने के लिए जो बोलता है उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जब बच्चा स्वयं से कुछ कर सकता है, ठीक है, और जब बच्चा कोई चीज़ हेल्प से कर सकता है, तो इस दोनों, ये जो हेल्प से कर सकता है यहाँ तक इसका जो दायरा बढ़ जाता है, तो ये चीज़ क्या होता है वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले में है प्रबलन, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है मॉडलिंग और चौथा है पाठ या फिर ढांचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो वाइगोस्की ने इसके बारे में बताया था कि बच्चा स्वयं से जो कर सकता है, मान लीजिए स्वयं से करने का दायरा ये है, और जब बच्चा कोई किसी चीज़ को हेल्प के द्वारा यहाँ तक उसका दायरा बढ़ जाता है, तो ये जो हेल्प होता है ये चीज़ क्या कहलाता है, इसका फोल्डिंग क्या कहलाता है, तो इसके फोल्डिंग। ठीक है, तो ये इसके फोल्डिंग क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पाड़ या फिर ढांचा। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन जो है आ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम से स्टार लगा लीजिए इसको। ठीक है, हो सकता है कि ये रिपीट भी हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप कि आप लोग सभी का सही हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ठीक है, तो पियाजे के बारे में आपने पढ़ा ही होगा सारे स्टेजेस के बारे में, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसको कौन सा यहाँ पे विशेषित करेगा। ठीक है, तो पहला है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, उसके बाद है साध्यात्मक विचार इसी में, दूसरा है संरक्षण यानी कक्षा या फिर कक्षा समावेशन, तीसरा है आस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, चौथा है प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा जाता है तो उसके अंदर जो है संरक्षण जो है भावना, ये संरक्षण वो समझने लगता है। अब संरक्षण क्या होता है इस चीज़ को समझिए। देखिए अगर बच्चा को आप एक कटोरी में दूध देते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसमें 500 ml मिल्क है, ठीक है, 500 ml मिल्क है, और एक गिलास में, एक लंबा गिलास में देते हैं। ठीक है, तो बच्चा को अगर नॉर्मली पूछेगा तो क्या होता है कि बच्चा जो बड़ा वाला जो ज़्यादा हाइट तक है उसको वो सेलेक्ट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें ज़्यादा दूध है, जबकि इसमें भी कितना था, पतो 500 ml ही दूध था। ठीक है, तो देखिए
अब यहाँ पे क्या है कि बच्चा के अंदर जो है संरक्षण की क्षमता नहीं आती, उसे मतलब वो एक ही चीज़ को केवल कॉन्सेंट्रेट करता है कि वो हाइट को ही केवल कॉन्सेंट्रेट करता है, ज़्यादा ऊंचा कौन सा है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाता है तो उसके अंदर ये चीज़ एबिलिटी आ जाता है कि हाइट भी होता है और साथ ही साथ ब्रेड्थ भी होता है। अगर हाइट कम है तो कोई बात नहीं, ब्रेड्थ भी है, ब्रेड्थ है तो उसमें भी दूध जो है उतना आ सकता है, ठीक है। यानी दूध दोनों में बराबर है, इस चीज़ को वो करना सीख जाता है। तो ये हो जाता है संरक्षण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा जाता है तो संरक्षण को समझने लगता है या फिर कक्षा समावेशन, इन चीज़ों की जो है उसे समझ आ जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना है, ठीक है। तो पियाजे के बारे में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कितना पूछा जाता है। तो पियाजे, वैगोस्की, कोलबर्ग, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको मिल ही जाता है। तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में आपको पढ़ लेने चाहिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो पहला स्कीमा है, दूसरा अवलोकन अधिगम, तीसरा है अनुबंधन और चौथा है प्रबलन, ठीक है। तो देखिए पियाजे ने स्कीमा का कॉन्सेप्ट दिया था, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, जब किसी चीज के बारे में आपकी जो धारणा होती है, जो आपका नॉलेज होता है, वही आपका होता है स्कीमा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोग लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा और कोई भी बिना स्कोर बताए बिल्कुल भी मत जाइएगा, और वीडियो को एक बार सभी आप लोग लाइक फटाफट कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो आकलन होता है, जो असेसमेंट होता है, इसको सबसे पहला जो गोल होता है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, ठीक है। दूसरा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। और चौथा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको बता सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कहता है श्रेणी, तो बच्चे को श्रेणी क्रम में बांटना, क्लासिफिकेशन करना, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। उसके बाद है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, बिल्कुल ये बात हो सकता है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो सकता है। तीसरा देखते हैं प्राप्तांकों के आधार पे, बिल्कुल गलत बात है, जहां भी प्राप्तांक या अंक या ग्रेड आएगा इस सब को देख के ही हटाना है। उसका देखिए रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के आधार पे, तो ये सब बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं करना, ये सब क्या होता है नेगेटिव होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, तो सेकंड नंबर। तो आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, और फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर आप लोग कर दीजिए, इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ अगले सेशन में। जय हिंद।